नमस्कार। आज हम एक बेहद ज़रूरी और सच कहूँ तो काफ़ी जटिल विषय पर बात करने वाले हैं। आपदा प्रबंधन यानी डिज़ास्टर मैनेजमेंट। हमारे पास कुछ नोट्स और अकादमिक सामग्री है जो इस विषय की गहराई में जाती है, खासकर भारत के संदर्भ में। हमारा मकसद है इस जानकारी के भंडार से वो सबसे अहम बातें और समझ निकालना जो आपदा प्रबंधन को समझने में मदद करें, वो भी आसान और दिलचस्प तरीके से। तो चलिए इस विषय की परतें खोलना शुरू करते हैं। बिल्कुल। और शुरुआत बुनियादी सवालों से करते हैं। जैसे ये शब्द है आपदा और खतरा। अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। हाँ बिल्कुल, मेरे मन में भी यही पहला सवाल था। इनमें असल में क्या अंतर है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। हमारा जो आपदा प्रबंधन अधिनियम है 2005 का, वो कहता है कि आपदा एक बहुत बड़ी घटना है। ये प्राकृतिक भी हो सकती है, जैसे बाढ़ या भूकंप, या फिर मानव निर्मित, जैसे कोई बड़ी औद्योगिक दुर्घटना। इसका असर इतना गंभीर होता है कि इससे बड़े पैमाने पर जान माल या पर्यावरण का नुकसान होता है। और सबसे अहम बात, प्रभावित समुदाय के लिए अकेले इससे निपटना मुश्किल या कहिए नामुमकिन सा हो जाता है। अच्छा, और खतरा? दूसरी तरफ खतरा कोई भी ऐसी चीज, स्थिति या घटना है जिसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है, सिर्फ क्षमता। मतलब वो नुकसान कर सकता है पर जरूरी नहीं कि करे। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए किसी पहाड़ी इलाके में ढीली चट्टानें हैं। ये एक खतरा है, लेकिन ये खतरा आपदा तभी बनेगा जब ये किसी संवेदनशील आबादी, मतलब वल्नरेबिलिटी, और उस इलाके में मौजूद लोगों या संपत्ति, मतलब एक्सपोजर, से टकराएगा। अच्छा, तो अगर उस पहाड़ी इलाके में कोई रहता ही नहीं या कोई आता जाता नहीं, तो चट्टानें गिर भी जाएं तो शायद वो आपदा ना कहलाए। सही समझिए आप। खतरा होना एक बात है, उसका आपदा में बदलना दूसरी। ये भेद्यता और एक्सपोजर पर निर्भर करता है। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। तो फिर ये खतरे कितने तरह के हो सकते हैं? हमारे नोट्स में तो काफी लंबी लिस्ट दिख रही है। हाँ, लिस्ट लंबी हो सकती है क्योंकि वर्गीकरण कई आधारों पर होता है। पर मोटे तौर पर हम इन्हें दो मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं: प्राकृतिक और मानव निर्मित। ठीक है। प्राकृतिक खतरों में पहले तो वो हैं जो पानी या मौसम से जुड़े हैं, जैसे बाढ़ हो गई, जमीन का खिसकना यानी भूस्खलन। जी। फिर मौसम विज्ञान संबंधी, जैसे भयंकर तूफान, चक्रवात, या फिर तापमान का बहुत बढ़ जाना या गिर जाना, हीट वेव, कोल्ड वेव। हाँ, ये हीट वेव तो आजकल बहुत सुनने में आ रही है। जी। फिर जलवायु विज्ञान संबंधी खतरे हैं, जैसे सूखा पड़ना, जंगलों में आग लगना, या ग्लेशियर झीलों का फटना, जिसे GLOF कहते हैं। GLOF। हाँ, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इसके बाद भूभौतिकीय खतरे, जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी फटना। अच्छा। फिर जैविक खतरे भी हैं, महामारी, जैसे हमने हाल में देखा, या टिड्डियों का बड़ा हमला, या समुद्र में हानिकारक शैवाल का फैलना। और हाँ, बाहरी अंतरिक्ष से भी खतरे हो सकते हैं, जैसे बड़े सौर तूफान या पृथ्वी के नजदीक से गुजरने वाले एस्टेरॉइड। बाप रे, ये तो बहुत तरह के हो गए। और मानव निर्मित वाले? मानव निर्मित में सबसे आम है औद्योगिक आपदाएं, जैसे कहीं गैस लीक हो गई। भोपाल गैस त्रासदी, अफसोस, इसका एक भयानक उदाहरण है। हम्म। या फिर किसी फैक्ट्री में बॉयलर फट गया, या बड़ी आग लग गई। और एक और श्रेणी है CBRN, यानी रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु खतरे। ये किसी दुर्घटना से हो सकते हैं, लापरवाही से, या फिर जानबूझकर किए गए हमले, जैसे आतंकवाद या युद्ध की स्थिति में। आपने पहले भेद्यता या वल्नरेबिलिटी की बात की थी। ठीक। इसका ठीक ठीक क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि कोई कहाँ रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भेद्यता या संवेदनशीलता सिर्फ भौगोलिक स्थिति नहीं है। ये दर्शाती है कि कोई व्यक्ति या समुदाय या कोई सिस्टम किसी खतरे के बुरे असर का अनुमान लगाने, उसका सामना करने, उसे झेलने और उससे उभरने में कितना सक्षम है। तो इसमें और क्या क्या शामिल है? इसमें कई पहलू जुड़े होते हैं। सामाजिक कारक हैं, जैसे गरीबी, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सुविधाएं। आर्थिक कारक हैं, जैसे लोगों के पास रोजगार के साधन हैं या नहीं, उनकी संपत्ति कितनी है। राजनीतिक कारक भी हैं, सरकार की नीतियां कैसी हैं, प्रशासन कितना प्रभावी है। और बेशक भौगोलिक और पर्यावरणीय कारक तो हैं ही। अच्छा। इसी से जुड़ा है आपदा जोखिम, यानी डिजास्टर रिस्क। इसे समझने के लिए अक्सर एक कह सकते हैं सरल सा सूत्र इस्तेमाल होता है। सूत्र? हाँ, जोखिम इज इक्वल्स टू खतरा गुणा भेद्यता गुणा जोखिम क्षेत्र। खतरा गुणा भेद्यता गुणा जोखिम क्षेत्र। बिल्कुल। इसका मतलब है कि जोखिम सिर्फ खतरे की वजह से नहीं होता। ये इस पर भी निर्भर करता है कि उस खतरे की चपेट में कितने लोग या कितनी संपत्ति है। वो हुआ एक्सपोजर। और वो लोग या वो सिस्टम कितने संवेदनशील हैं, वो हुई भेद्यता।
ये साफ हुआ। और जो आजकल पर्यावरण के बिगड़ने की बात होती है, जैसे जंगलों का कटना या शहरों का बेतरतीब फैलना, क्या ये इस जोखिम को और बढ़ा देता है? बिल्कुल, बल्कि कई गुना बढ़ा देता है। पर्यावरण का क्षरण, जिसे हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन कहते हैं, वो प्राकृतिक सुरक्षा कवच को कमजोर करता है। जैसे? जैसे अगर पहाड़ी ढलानों से जंगल काट दिए जाएं, तो मिट्टी ढीली हो जाती है। फिर भारी बारिश होने पर भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। हाँ, ये तो देखा है। इसी तरह शहरों में अगर तालाबों, झीलों, नालियों पर कब्जा करके इमारतें बना ली जाएं, तो पानी निकलने की जगह नहीं बचती। फिर थोड़ी सी बारिश में ही बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। ये सब समुदायों की आपदा से लड़ने की जो अपनी क्षमता होती है, उसे कमजोर करता है, और इस तरह आपदा का जोखिम बढ़ जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ स्थिति कितनी गंभीर है? मतलब हम कितने संवेदनशील हैं इन आपदाओं के प्रति? देखिए, भारत दुनिया के सबसे ज्यादा आपदा संवेदनशील देशों में से एक है। ये बात कई रिपोर्ट्स में सामने आई है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें IDMC यानी इंटरनेशनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर का 2019 का एक आंकड़ा दिया गया है। हाँ, मैंने देखा। वो बताता है कि उस साल आपदाओं के कारण अपने ही देश में विस्थापित हुए नए लोगों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में सबसे ऊपर था। करीब 50 लाख। 50 लाख। ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी, और ये भी बताया गया है कि भारत के जो 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से 27 आपदा प्रवण माने जाते हैं। मतलब वहाँ किसी न किसी तरह की आपदा का खतरा बना रहता है। लगभग 3/4 हिस्से पर खतरा है। तो कौन से इलाके किन आपदाओं से ज्यादा प्रभावित हैं? क्या इसका कोई पैटर्न है? हाँ, बिल्कुल पैटर्न है। नक्शे और आंकड़े काफी स्पष्ट तस्वीर दिखाते हैं। जैसे बाढ़ की बात करें तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो विशाल मैदानी इलाके हैं, वो और हमारे पूर्वी तटीय राज्य बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। अच्छा। सूखा मुख्य रूप से मध्य और पश्चिमी भारत के राज्यों को परेशान करता है, जैसे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दक्षिण के भी कुछ हिस्से, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और चक्रवात? वो तो ज्यादातर पूर्वी तट पर ही आते हैं, है ना? हाँ, हमारा पूर्वी तट, खासकर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, अरब सागर के तट की तुलना में कहीं ज्यादा संवेदनशील हैं चक्रवातों के लिए। हालांकि गुजरात और महाराष्ट्र भी प्रभावित होते हैं। भूकंप के लिहाज से भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा तो जाहिर है हिमालयी क्षेत्र में है, जिसे जोन V यानी बहुत उच्च जोखिम वाला क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा पूरा उत्तर पूर्व भारत, गुजरात का कच्छ इलाका और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी बहुत संवेदनशील हैं। और भूस्खलन? भूस्खलन मुख्य रूप से हिमालयी राज्यों, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व और पश्चिमी घाट में आम है। और हीट वेव और कोल्ड वेव भी देश के अलग अलग हिस्सों में कहर बरपाती हैं। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत हीट वेव से, तो उत्तरी मैदान और हिमालय क्षेत्र कोल्ड वेव से ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये तो साफ है कि भारत बहुत ज्यादा और विभिन्न प्रकार की आपदाओं के जोखिम से जूझ रहा है। अब सवाल उठता है कि इनसे निपटने के लिए किया क्या जाता है? ये आपदा प्रबंधन चक्र सुनने में आता है, ये आखिर है क्या? बड़ा व्यवस्थित सा लगता है। हाँ, ये एक व्यवस्थित तरीका है सोचने और काम करने का। देखिए, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। पहले क्या होता था, मतलब पुरानी सोच ये थी कि आपदा आने के बाद ही ज्यादातर काम शुरू होता था। जोर राहत और बचाव पर रहता था। इसे प्रतिक्रियात्मक नजरिया कहते हैं। मतलब घटना हो गई, अब उसे संभालो। बिल्कुल। लेकिन अब सोच बदल गई है। अब जोर सक्रिय नजरिए पर है। इसका मतलब है कि आपदा आने से पहले की तैयारी पर उतना ही, बल्कि शायद उससे ज्यादा ध्यान दिया जाता है जितना कि आपदा आने के बाद के कामों पर। अच्छा, ये बदलाव महत्वपूर्ण है। तो इस चक्र में होता क्या है? इस चक्र के मोटे तौर पर 3 मुख्य चरण मान सकते हैं। पहला है आपदा पूर्व चरण। इसमें 3 अहम चीजें आती हैं। पहली, रोकथाम। रोकथाम मतलब आपदा को होने ही ना देना। हाँ, कोशिश यही होती है कि खतरों के बुरे असर से पूरी तरह बचा जाए। जैसे अगर पता है कि नदी के किनारे बाढ़ आती है तो वहां निर्माण की इजाजत ही न देना, ये रोकथाम है। ठीक है। दूसरा है न्यूनीकरण। इसका मतलब है कि अगर आपदा को पूरी तरह रोक नहीं सकते तो कम से कम उसके प्रभाव को कम किया जाए। जैसे भूकंपरोधी तकनीक से घर बनाना ताकि भूकंप आने पर वो गिरे नहीं, या बाढ़ संभावित इलाकों में तटबंध बनाना। फसल बीमा भी एक तरह का न्यूनीकरण है। भूमि उपयोग की सही योजना बनाना। समझ गए। और तीसरा है तैयारी, प्रिपेयर्डनेस। इसका मतलब है कि अगर आपदा आ ही जाए तो उससे प्रभावी ढंग से निपटने और जल्दी उभरने के लिए अपनी क्षमताएं तैयार रखना। इसमें क्या आता है? इसमें बहुत कुछ आता है, जैसे पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करना ताकि लोगों को समय पर खबर मिल जाए।
हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसके अलावा बचाव दलों को ट्रेनिंग देना, जरूरी सामान तैयार रखना, लोगों को जागरूक करना, मॉक ड्रिल करना, ताकि पता चले कि सब तैयार हैं या नहीं। अच्छा, तो रोकथाम मतलब बीमारी आने ही न देना। न्यूनीकरण मतलब अगर आ भी जाए तो असर कम हो। और तैयारी मतलब बीमार पड़ने पर क्या करना है, इसकी पूरी योजना और साधन तैयार रखना। कुछ ऐसा ही हुआ ना? हाँ हाँ हाँ, काफी हद तक आप सही समझ रही हैं। ये एक अच्छा तरीका है याद रखने का। तो ये था आपदा पूर्व चरण। अब आता है दूसरा चरण, आपदा के दौरान का चरण। इसे कहते हैं प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स। इसमें तो वही सब आता होगा, बचाव कार्य, राहत पहुंचाना। जी हाँ, इसका मुख्य मकसद होता है जाने बचाना, जो लोग फंसे हैं उन्हें निकालना, सर्च एंड रेस्क्यू SAR, घायलों को चिकित्सा सहायता देना और लोगों की तत्काल बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना, जैसे खाना, साफ पानी, दवाइयाँ, रहने के लिए अस्थायी ठिकाना यानी शेल्टर। और फिर आता है तीसरा चरण, आपदा पश्चात चरण। इसमें भी दो हिस्से हैं। पहला है पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन। इसका मकसद होता है प्रभावित इलाके में जनजीवन को वापस पटरी पर लाना, बुनियादी सेवाएं बहाल करना। इसमें कुछ हफ्ते या महीने लग सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, जो ज्यादा लंबा चलता है, वो है पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन। ये दीर्घकालिक प्रयास है। इसमें न सिर्फ टूटी फूटी चीजों को दोबारा बनाना होता है, बल्कि कोशिश ये होती है कि बिल्ड बैक बेटर के सिद्धांत पर काम किया जाए। बिल्ड बैक बेटर यानी पहले से बेहतर निर्माण। ये विचार दिलचस्प है। मतलब सिर्फ पुरानी स्थिति बहाल न करें, बल्कि ऐसा निर्माण करें जो भविष्य में आपदा को बेहतर झेल सके। बिल्कुल सही। यही इसका उद्देश्य है, ताकि अगली बार जब वैसी ही आपदा आए तो नुकसान कम हो और समुदाय ज्यादा मजबूती से उसका सामना कर सके। ये पूरा चक्र तो काफी व्यापक है। क्या हम कुछ खास आपदाओं जैसे बाढ़ और सूखा, जो भारत में बहुत आम है, और उनके प्रबंधन पर थोड़ी और बात कर सकते हैं? जरूर। बाढ़ की बात करें तो जैसा हमने पहले कहा, इसके कई कारण हो सकते हैं। बहुत ज्यादा बारिश, नदी में उसकी क्षमता से ज्यादा पानी आ जाना, कभी कभी बांध टूट जाना, या फिर शहरों में खराब ड्रेनेज सिस्टम और नालों तालाबों पर अतिक्रमण। हाँ, शहरों वाली बाढ़ तो अब बहुत आम हो गई है। जी, इसके प्रबंधन के लिए कई स्तरों पर काम होता है। सबसे पहले तो खतरे का आकलन करना, यानी रिस्क एनालिसिस। फिर पूर्वानुमान और चेतावनी। इसके लिए केंद्रीय जल आयोग CWC और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा संरचनात्मक उपाय हैं, जैसे तटबंध बनाना, पानी के बहाव को नियंत्रित करना, और गैर संरचनात्मक उपाय जैसे बाढ़ क्षेत्र जोनिंग, यानी ये तय करना कि बाढ़ संभावित क्षेत्र में किस तरह का निर्माण हो सकता है या नहीं। और एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन भी एक अहम तरीका है। और सूखा, उसका प्रबंधन कैसे होता है? सूखा यानी लंबे समय तक औसत से काफी कम बारिश होना। ये कई तरह का हो सकता है, मौसम संबंधी, जल विज्ञान संबंधी, कृषि संबंधी। इसके प्रबंधन में सबसे जरूरी है निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली, ताकि समय रहते पता चल सके कि सूखे के हालात बन रहे हैं, ताकि किसान या प्रशासन तैयारी कर सके। हाँ, इसके अलावा जल संरक्षण के उपाय बहुत अहम हैं। जैसे जल शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, सिंचाई सुविधाओं का विकास करना ताकि खेती सिर्फ बारिश पर निर्भर न रहे, फसल बीमा योजनाएं किसानों को आर्थिक सुरक्षा देती हैं, और वाटरशेड विकास कार्यक्रम जैसे DPAP, DDP, IWMP और अब निरांचल राष्ट्रीय वाटरशेड परियोजना, ये सब पानी को सहेजने और जमीन की नमी बनाए रखने में मदद करते हैं। ठीक है। और चक्रवात, आपने बताया था कि पूर्वी तट ज्यादा संवेदनशील है, खासकर बंगाल की खाड़ी में। इतने ज्यादा क्यों आते हैं? सुना है वहां ज्यादा खतरा रहता है। हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। चक्रवात बनने के लिए कुछ खास परिस्थितियां चाहिए होती हैं, जैसे समुद्र की सतह का तापमान 26-27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना, हवा में नमी होना और पृथ्वी के घूमने से पैदा होने वाला कोरियोलिस बल। बंगाल की खाड़ी में ये स्थितियां अरब सागर की तुलना में ज्यादा अनुकूल होती हैं। क्यों? इसके कुछ कारण हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी की सतह का तापमान आमतौर पर अरब सागर से ज्यादा रहता है। दूसरा, वहां बारिश ज्यादा होती है और गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियों से बहुत सारा ताज़ा पानी समुद्र में मिलता है। ये ताज़ा पानी हल्का होने के कारण ऊपर रहता है और सतह के गर्म पानी को नीचे के ठंडे पानी से मिलने और ठंडा होने से रोकता है। अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, और एक कारण ये भी है कि पश्चिम प्रशांत महासागर में जो टाइफून बनते हैं, वो कई बार कमजोर होकर बंगाल की खाड़ी में आ जाते हैं और फिर से ताकत पकड़ लेते हैं।
अरब सागर में ऐसा कम होता है। समझ गया। और इनके प्रबंधन के लिए? चक्रवात के प्रबंधन में भारत ने काफी तरक्की की है, खासकर पूर्व चेतावनी प्रणाली में। IMD की चेतावनियां अब बहुत सटीक होती हैं और समय पर मिल जाती हैं, जिससे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का समय मिल जाता है। इसने जाने बचाने में बहुत मदद की है। हाँ, ये तो सच है। इसके अलावा तटीय नियमन क्षेत्र कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ के नियम हैं जो तटों पर निर्माण को नियंत्रित करते हैं। बहुत सारे चक्रवात शेल्टर बनाए गए हैं और राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण परियोजना NCRMP के तहत संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक दोनों तरह के उपाय किए जा रहे हैं। इनके अलावा भूकंप और भूस्खलन भी बड़े खतरे हैं हमारे देश में। संक्षेप में उनके प्रबंधन के बारे में भी बताएं। हाँ, भूस्खलन के लिए जैसा मैंने शायद पहले जिक्र किया, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI एक राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टिबिलिटी मैपिंग NLSM कार्यक्रम चला रहा है। इससे पता चलता है कि किन इलाकों में खतरा ज्यादा है। अच्छा। फिर उसके आधार पर भूमि उपयोग को नियंत्रित करना, उन इलाकों में पेड़ लगाना, वनीकरण और जहां जरूरी हो वहां रिटेनिंग दीवारें बनाना जैसे उपाय किए जाते हैं। और भूकंप के लिए देश को अलग अलग भूकंपीय जोन में बांटा गया है, जोन 2 से जोन 5 तक। हर जोन के लिए बिल्डिंग कोड निर्धारित हैं कि इमारतें कैसी बननी चाहिए ताकि वे भूकंप के झटके झेल सकें। पुरानी और कमजोर इमारतों को मजबूत करने की प्रक्रिया, जिसे रेट्रोफिटिंग कहते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। और सबसे जरूरी है लोगों में जागरूकता फैलाना कि भूकंप आने पर क्या करें और क्या ना करें। सुनामी के लिए भी तो अब हमारे पास चेतावनी प्रणाली है ना? 2004 के बाद बनी थी शायद। जी हाँ, बिल्कुल। 2004 की भयानक सुनामी के बाद भारत ने हैदराबाद स्थित INCOIS इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में एक अत्याधुनिक सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्र इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर ITEWC स्थापित किया है, जो हिंद महासागर क्षेत्र के लिए चेतावनी जारी करता है। इसके अलावा तटीय इलाकों में मैनग्रोव जैसे प्राकृतिक बफर्स को बचाना और लगाना, जोनिंग नियम बनाना और ऊंचे स्थानों पर शेल्टर बनाना भी प्रबंधन का हिस्सा है। और वो मानव निर्मित आपदाएं, औद्योगिक या CBRN, उनके लिए भी कड़े नियम कानून हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट, पर्यावरण संरक्षण एक्ट, जिनमें सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है। खतरनाक उद्योगों को आबादी से दूर स्थापित करने के लिए जोनिंग नियम है। हर फैक्ट्री या यूनिट के लिए अपनी आपातकालीन योजना, इमरजेंसी प्लान होनी चाहिए। और अगर ऐसी कोई घटना हो जाए तो उससे निपटने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित बल हैं, जैसे हमारी NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। और महामारी, वो भी तो एक तरह की आपदा ही है। बिल्कुल, जैविक आपदा। इसके प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण है निगरानी, सर्वेलेंस, ताकि बीमारी के फैलने का जल्दी पता चल सके। स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत रखना, जांच और इलाज की सुविधाएं बढ़ाना, जरूरत पड़ने पर क्वारंटाइन जैसे उपाय करना, वैक्सीन और दवाओं पर शोध और विकास R&D, और साथ ही साफ सफाई और स्वच्छता के बारे में जन जागरूकता फैलाना। ये तो हुई राष्ट्रीय स्तर की बात और अलग अलग आपदाओं की। क्या इन सब कोशिशों के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश या ढांचा भी है? और भारत का अपना प्रशासनिक ढांचा कैसा है? इतने सारे विभाग, प्राधिकरण, आपस में तालमेल कैसे बैठता होगा? हाँ, वैश्विक स्तर पर पिछले कुछ दशकों में आपदा जोखिम कम करने पर काफी ध्यान दिया गया है और कुछ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। पहले योकोहामा रणनीति थी 1994, फिर ह्यूगो फ्रेमवर्क 2005-2015, और आजकल जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है वो है सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो 2015 से 2030 तक के लिए है। सेंडाई फ्रेमवर्क जी, इसमें क्या खास है? इसकी खास बात यह है कि इसका मुख्य जोर आपदा आने के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय आपदा के जोखिम को कम करने, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन DRR पर है। इसकी 4 मुख्य प्राथमिकताएं तय की गई हैं। पहली, आपदा के जोखिम को बेहतर तरीके से समझना। दूसरी, जोखिम प्रबंधन के लिए शासन व्यवस्था को मजबूत करना। तीसरी, आपदाओं का सामना करने की क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश करना, यानी रेजिलियंस बढ़ाना। और चौथी, आपदा प्रतिक्रिया, पुनर्निर्माण और पुनर्निर्माण को और बेहतर बनाना, जिसमें बिल्ड बैक बेटर का सिद्धांत भी शामिल है। अच्छा, और भारत का अपना सिस्टम, वो 2005 वाला अधिनियम? जी, भारत ने 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू करके एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम उठाया था। इसने एक स्पष्ट त्रिस्तरीय ढांचा तैयार किया है। सबसे ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर
प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए है। इसका काम नीतियां, योजनाएं और दिशा निर्देश बनाना है। एनडीएमए की नीतियों और योजनाओं को लागू करने और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी एनईसी है। और एनडीआरएफ वो भी राष्ट्रीय स्तर पर है? हाँ, एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित फोर्स है जो आपदा की स्थिति में जमीनी स्तर पर बचाव और राहत कार्य करती है। और प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एनआईडीएम है। ठीक है, ये तो हुआ राष्ट्रीय स्तर। फिर राज्यों में? बिल्कुल, ऐसा ही ढांचा राज्य स्तर पर भी है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या एसडीएमए और राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी एसईसी। और ज्यादातर राज्यों की अपनी एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी होती है जो एनडीआरएफ की तर्ज पर काम करती है। और सबसे नीचे जिला स्तर पर, क्योंकि असल काम तो वही होना है। एकदम सही कहा आपने। सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जिला स्तर पर ही है। वहां जिला कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी काम करता है। इसमें जिले के सभी संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होते हैं। जहां तक तालमेल की बात है, ये हमेशा एक चुनौती रहती है, खासकर जब कई सारी एजेंसियां शामिल हों। लेकिन ये जो त्रिस्तरीय ढांचा बनाया गया है और जो एनईसी और एसईसी जैसी समितियां हैं, उनका एक मुख्य काम यही है कि विभिन्न एजेंसियों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो। और इन सब कामों के लिए पैसा कहाँ से आता है? क्या कोई अलग से फंड होता है? हाँ, वित्त पोषण की भी व्यवस्था है। राज्यों के पास आपदा प्रतिक्रिया के लिए एक प्राथमिक फंड होता है जिसे राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड एसडीआरएफ कहते हैं। इसमें केंद्र सरकार भी योगदान करती है। सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए 75% हिस्सा केंद्र देता है और विशेष श्रेणी के राज्यों जैसे पहाड़ी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य के लिए 90% हिस्सा केंद्र सरकार देती है। अच्छा, और अगर कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए जिसके लिए एसडीआरएफ काफी ना हो? ऐसी गंभीर आपदाओं की स्थिति में केंद्र सरकार अपने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड एनडीआरएफ से अतिरिक्त सहायता देती है। ये फंड पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। और आपने न्यूनीकरण यानी मिटिगेशन पे इतना जोर दिया, क्या उसके लिए भी कोई अलग फंड है? ये एक दिलचस्प सवाल है। देखिए, न्यूनीकरण के कामों के लिए जैसे बाढ़ रोकने के उपाय करना या इमारतों को भूकंपरोधी बनाना, इनके लिए एक अलग राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड एनडीएमएफ बनाने का प्रावधान अधिनियम में तो है। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी है और जो हमारे नोट्स में भी इंगित है, ये फंड अभी तक पूरी तरह से स्थापित और कार्यान्वित नहीं हो पाया है। हालांकि न्यूनीकरण के प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा विभिन्न योजनाओं और मंत्रालयों के बजट से आता है, पर एक समर्पित कोष की बात अभी पूरी तरह अमल में नहीं आई है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि न्यूनीकरण, जिस पर अब सैद्धांतिक रूप से इतना जोर है, उसके लिए एक समर्पित फंड अभी तक पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। खैर, आज हमने आपदा प्रबंधन की परिभाषाओं और खतरों के प्रकार से लेकर भारत की संवेदनशीलता, प्रबंधन चक्र और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ढांचे तक काफी कुछ विस्तार से समझा। ये बहुत जानकारीपूर्ण रहा। हाँ, और इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि भारत ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में खासकर 2005 के अधिनियम के बाद एक लंबा सफर तय किया है। वो जो पहले सिर्फ राहत पर फोकस था, उससे हटकर अब जोखिम को समझने, उसे कम करने और तैयारी पर ध्यान बढ़ा है। सेंडाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को भी अपनाया गया है। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। चुनौतियां तो बिल्कुल हैं। नीतियां और योजनाएं बनाना एक बात है, उन्हें जमीनी स्तर पर हर गांव, हर शहर तक प्रभावी ढंग से लागू करना दूसरी बात है। इसमें अभी भी काफी काम करने की जरूरत है। समन्वय को और बेहतर बनाना होगा, स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण पर और ज्यादा ध्यान देना होगा। तो इस पूरी चर्चा के बाद अगर हमारे श्रोताओं के लिए कोई एक मुख्य विचार या सवाल छोड़ना हो तो वो क्या होगा? मेरे ख्याल से एक अहम सवाल ये उठता है, और ये हम सबको सोचना चाहिए, कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन के असर साफ दिखने लगे हैं और साथ ही हमारा अनियोजित विकास पर्यावरण पर दबाव बढ़ा रहा है, इससे भविष्य में आपदाओं की संख्या और उनकी तीव्रता दोनों के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हाँ, ये तो लगभग तय माना जा रहा है। तो सवाल ये है
कि क्या हमारी मौजूदा आपदा प्रबंधन रणनीतियां, हमारी संस्थाएं, हमारी क्षमताएं भविष्य की इन बढ़ती हुई चुनौतियों का सामना करने के लिए वाकई तैयार हैं? क्या हम पर्याप्त रूप से लचीले बन रहे हैं? खासकर क्या हम स्थानीय स्तर पर यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं के स्तर पर तैयारी और न्यूनीकरण के उपायों को उतना मजबूत कर पा रहे हैं जितनी जरूरत आने वाले समय में पड़ने वाली है? क्योंकि आपदा का पहला सामना तो वहीं के लोगों को करना पड़ता है। इस पर सोचना और काम करना मुझे लगता है सबसे जरूरी है।